हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है यानी 2022 में हो चुका है, उस पेपर का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारे पास 2022 का यानी भौतिक विज्ञान का पेपर, जिसका कोड है 346 GA। ठीक है, और इसका पूर्णांक कितना है 70 है, और समय जो दिया गया होता है वो कितना होता है 3 घंटा 15 मिनट का दिया गया होता है। तो इस पेपर का हम लोग आज कंप्लीट पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अभी तक कुछ नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम आपकी तैयारी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, आपका बड़ा भाई है, आपके साथ बिल्कुल अच्छे से तैयारी कराएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये यहाँ पर पहले क्या होता है, कुछ निर्देश दिया गया था तो जिसको आपको पढ़ लेना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खंड अ से देखिए, तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I का मान इतना दे रखा है और परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर जो है E बराबर E0 sin ओमेगा t लगाया जाता है, तो परिपथ की व्यय शक्ति क्या होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो क्या होगा, चौथा सही होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है, विद्युत रोधी होता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर इसके बाद दिया गया V वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्विप्रवाहित तरंगदैर्ध्य लगभग होगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है, तो कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो ये घ वाले का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर अंगा में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है लगभग, शायद ये क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इतना के लगभग होता है, ये आपको ये आंसर इसका कंफर्म नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर कह रहा है किसी किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित होता है, यानी किसका मान परिवर्तित होता है, तो आवृत्ति का मान परिवर्तित नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुविकल्पी प्रश्न का पूरा सोल्यूशन। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है जो खंड ब में, ये न्यूमेरिकल है 1 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है कितना, E बराबर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि लगने वाले बल का गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश जो होता है अल्फा कण है, तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 2E के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो सूत्र होता है E बराबर F/Q। ठीक है, हमें F का मान पूछा जा रहा है तो Q का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा F बराबर Q × E। इसी मान रखिए, तो ये हो जाएगा F बराबर Q का मान 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र का जो मान कितना है 15 × 10⁴। ठीक है, तो गुणा कराइए, हो जाएगा 15 दूना के 30 × 1.6, और इनका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, बच जाएगा कितना, इसमें से घट जाएगी 4 घात, तो बच जाएगा 10⁻⁻15। ये 16 × 48 हो जाएगा, यानी कि 48 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव, ये यानी कि ये 0 भी हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि इतना हो जाएगा 10⁻15 बल का मात्रक न्यूटन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स के लिए समझ लीजिए, तो विद्युत के फ्लक्स में क्या आता है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र में, यानी कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में क्या है, कोई एक ये क्षेत्रफल का कोई एक पृष्ठ रख दिया जाए, और उस पृष्ठ से के लंबवत गुजरने वाली जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं, वही विद्युत बल रेखाएं ही हमारा क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आइए इसमें कहा जा रहा है ग में, कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि
ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है? तो ओमीय प्रतिरोध वह होता है जो ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? जो ओम के नियम का पालन करता है वो ओमीय प्रतिरोध होता है। अनओमीय प्रतिरोध कौन होता है? जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन इनके बीच में हमें VI ग्राफ खींचना है। तो ओमीय प्रतिरोध में क्या होगा? ओम के नियम का पालन करेगा। तो ये अगर मान लेते हैं I एक्सिस है, ये V एक्सिस है, तो ओम के नियम का पालन करेगा तो ओम के नियम में ये क्या होता है? कांस्टेंट जाता है। ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा ओमीय प्रतिरोध के लिए। अनओमीय प्रतिरोध के लिए ग्राफ क्या होता है? ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग वाले का आंसर, जो कि 1 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की जो गतिज ऊर्जा के पद में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो यहाँ पर इसके लिए घ वाले का देखिए, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है E बराबर 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। यहाँ से हम क्या करें? V का मान निकाल लें। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के लिए यहाँ पर E माने केवल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 2E हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा mv²। m का भाग करा दीजिए तो ये हो जाएगा v² बराबर 2E/m। यहाँ से V का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा कड़ी में 2E/m। ये हो गया। अब आप जानते हैं कि जो संवेग होता है, संवेग P बराबर क्या होता है? m × V होता है। तो यहीं पर V का मान रख दीजिए, तो P बराबर कितना हो जाएगा? m गुणे V का मान करड़ी में 2E/m। ये m करड़ी के अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का वर्गमूल निकला है हमने, तो ये अंदर अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2E/m²/m। ये m से कट जाएगा, ये भी करड़ी में है ना, तो कट जाएगा। तो बच्चा P बराबर कितना? करड़ी में 2me। ठीक है, ये संवेग के पद में सूत्र हो गया। हमें पूछा जा रहा है तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा के पद में बताना है। तो लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है? H/V होता है। ठीक है, तो इसी में मान रख दीजिए H/P होता है, V नहीं। ठीक है, तो ये P का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर H/P का मान यहाँ से करड़ी में 2me। यही हो जाएगा हमारा डे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गतिज ऊर्जा के पद में सूत्र। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 नंबर में पूछा गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों तरफ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। और कह रहा है कि अगर हम AB के अनुदिश इसको काट दें तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, इसकी त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको काट दें तो एक नया लेंस बन जाएगा। तो ये देख रहे, अगर हम ये वाला भाग लें तो इसकी जो त्रिज्या है, अगर हम कहें कि इसकी त्रिज्या ये वाली R1 है और ये R2 है, तो अगर हम इसको काट दें तो ये इसका R2 का मान 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और ये देख रहे हो दाएं साइड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेंस मेकर सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो कौन सा है? दूसरे का, यानी पहले, यानी जो दूसरा प्रश्न है उसका अंगा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए, जो F का मान कितना हो जाएगा? F1 बराबर 20 सेंटीमीटर और F2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि ये सॉरी यहाँ पे F2 नहीं बल्कि ये R का मान दिया है ना, ये R1 का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये R2 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हमसे नए लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, और अपवर्तनांक n बराबर 1.5 दे रखा है। प्रश्न में जितने मान दिए गए होते हैं उनको नोट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेंस मेकर सूत्र लगा देंगे। लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2। ये हमारा क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूला होता है।
ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर मान रखिए 1/f, एन का मान 1.5 -1 और ये हो जाएगा 1/20 गुणे यानी -r2 का मान 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1/f बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.5 गुणे ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब इसको हल करेंगे तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 और हो जाएगा ये 20 गुणे 10, गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 यानी कि हो जाएगा 1/40, ठीक है। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा f बराबर 40 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका फोकस दूरी का, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए और दिया गया 9वीं कक्षा के लिए जो ऊर्जा होती है ये इतना दे रखा है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ये जो च वाला इसका है, ठीक है, दूसरे का च। तो इसमें दे रखा है जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है 9वीं कक्षा के लिए, 9वीं कक्षा की ऊर्जा बराबर कितना दे रखा है, -13.6 बट्टे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दे रखा है, ठीक है। और उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा कितनी है, इतना है। तो लिखेंगे उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा कितना है आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों देख रहे हो कि हम क्या करेंगे, ये उत्तेजित अवस्था और 9वीं कक्षा की जो ऊर्जा है ये क्या होंगी, बराबर होंगे। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ से -13.6 बट्टे n² बराबर ये हो जाएगा -3.4। इसका क्रॉस गुणा यानी भाग करा देंगे, इसको इधर गुणा करा के इसका भाग करा देंगे। तो ये हो जाएगा n² बराबर आपका आ जाएगा 4 और n का मान आ जाएगा 2। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, कोणीय संवेग पूछा जा रहा है। तो कोणीय संवेग के लिए जो बोर परमाणु मॉडल के जो दूसरा नियम है उसमें ये वाला सूत्र है, mRV बराबर ये हो जाएगा h/2π, NH/2π के बराबर होता है ये सूत्र। तो हम यहाँ पे ये वाला सूत्र उपयोग कर लेंगे। तो L बराबर NH/2π, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहीं पर क्या करिए मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा n का मान कितना आया है 2 और h का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34। ये प्लांक नियतांक होता है। अगर नहीं आपको याद है तो पेपर के लास्ट में देखिएगा, पेज पर दिया आपको रहता है इसका जो कांस्टेंट मान होता है। आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ भौतिक नियतांक लिखें तो यहाँ पर देखो h का मान ये दे रखा है, ठीक है, ऐसे दिया रहता है। तो यहाँ से हम इसका मान रख लेंगे। तो इसका मान जब रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 और पाई का मान 3.14, ये 2 से कट जाएगा। और इसको जब हम हल कर देंगे तो ये पूरा का पूरा आंसर हमारा आ जाएगा L बराबर 2.1 गुणे 10 की घात -34, ये आपका जूल सेकेंड, 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आसानी से क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला खंड पे आते हैं, सब यानी खंड स पर, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। खंड स पर आते हैं। तो खंड स में देखिए कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। यानी कि आपने देखा होगा कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने जब प्रयोग किया था तो वो क्या किए थे, एक परमाणु लिया, ठीक है, और उस परमाणु पर क्या किया, अल्फा किरणों का बौछार कराया। तो कुछ अल्फा किरणें क्या हो गई, सीधी निकल गई, ठीक है, कुछ अल्फा किरणें सीधी निकल गई। और इसमें आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के यानी पूरे जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो कुछ अल्फा किरणें जो होती हैं, अल्फा जो कण यानी कि किरणें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लस की होती हैं। तो ये जब जाएंगी प्लस की किरणें तो यहाँ पर प्लस प्लस मिलकर के प्रतिकर्षित हो जाएगा, क्योंकि ये भी अल्फा कण कैसा है, प्लस है,
यानी कि अल्फा किरण कैसी है, धनावेशित होती है, और यहाँ पर नाभिक भी धनावेशित है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो यानी प्रतिकर्षित हो जाएंगे, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। और कुछ अल्फा किरणें जो जा रही सीधी और फिर वापस उसी रास्ते से लौट आएंगी। तो इसका मतलब कि इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है अधिकांश भाग खोखला होता है, पहला निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। फिर इसके बाद जो अल्फा किरणें जो सीधी गई, ठीक है, और अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो इसका मतलब कि उसके मध्य भाग में कुछ न कुछ था, तो वो नाभिक है। और नाभिक कैसा, धनावेशित है, और अल्फा कण भी कैसा होता है, अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, तो इसलिए इनके बीच में कैसा होता है, प्रतिकर्षण बल के कारण विचलित हो जाती है। और यहाँ पर जब कुछ गई जिस रास्ते से गई वापस उसी रास्ते से लौट आई, तो इसका मतलब कि जो नाभिक स्थित है वो परमाणु के मध्य भाग में स्थित है, वो भी नाभिक कैसा है, धनावेशित है, इसलिए इनके प्रतिकर्षण के कारण वापस लौट आती हैं। तो ये इसका हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का निष्कर्ष। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ख में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए और इनके संचरण आरेख विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और अवयव को दिखाइए। ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की 2 विशेषता बतानी और उनका एक ग्राफ खींच करके हमें दिखाना है। तो पहला जो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो विशेषता होती है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा जो निष्कर्ष होता है, यानी जो दूसरी विशेषता होती है कि ये जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो प्रकाश की चाल के समान गति करती हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल के समान गति करती हैं, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र उपयोग होगा ये वाला होगा, c बराबर 1/√में μ0 × ε0। इस सूत्र से हम क्या करते हैं, मान पता कर लेते हैं। तो यानी कि इसकी 2 ही विशेषता बतानी। तो पहली विशेषता हो गई कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो दूसरी विशेषता होती है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं कि प्रकाश की चाल के समान चलती हैं, यानी कि गति करती हैं, तो जिसका मान ये होता है। और इस सूत्र से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, आरेख खींचना है। ठीक है, तो इसका आरेख मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये y अक्ष मान लेते हैं, ये x अक्ष और ये z अक्ष। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, एक बार इस तरह से क्या होंगी, गति करेंगी। तो जो दूसरी जो होगी ये विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तरंग है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तरंग है। ठीक है, और ये परस्पर दोनों एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत गति करती हैं। तो ये अगर विद्युत क्षेत्र इस तरह से लंबवत होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसके इस भाग में होगा। ठीक है, अब ये जब इस तरह से यानी चुंबकीय क्षेत्र जब ऊपर जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया बार बार, अब ये ऊपर जाएगा E, तो विद्युत क्षेत्र यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो यानी कि फिर ये प्रक्रिया वही वाली सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कुछ इस तरह से गति करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और यहाँ पर नीचे जो होता है ये भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो आपको पेपर में ये 2 विशेषता लिखनी है और ये ग्राफ बना देना है। तो ये आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसके लिए अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन घ वाला देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 800 एंगस्ट्रॉम और 700 एंगस्ट्रॉम की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु के पर उसकी मूल अवस्था में डाली जाती है तो उस पर उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के उत्सर्जित होते हैं। तो प्लांक नियतांक की ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत जो समीकरण है उस समीकरण से लगेगा, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका जो देखिए प्लांक नियतांक का मान पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर देखिए, प्लांक नियतांक का मान कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, वो फिक्स होता है, बदलता नहीं है। तो प्लांक नियतांक का जो मान आएगा, जो आंसर आएगा यही वाला आएगा, 6.6 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो ये जब हल करेंगे तो ये आपका यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से क्या समझते हैं, इनकी शर्त क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसकी मैं वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि व्यतिकरण होता क्या है। तो ये यानी कि जब दो प्रकाशिक तरंगे जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में जब चलती हैं, तो वह जब चल करके एक जगह एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। तो वहाँ पर कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम तरंगे प्राप्त होती हैं। यानी कि जब दो तरंगे आपस में यहाँ से चलना शुरू की, ठीक है, एक ऐसे मान लो ऐसे चलना शुरू की, तो एक जगह जहाँ पर अध्यारोपित होंगी वहाँ पर अधिकतम, तो एक जगह न्यूनतम आयाम प्राप्त होगा। तो जहाँ पर अधिकतम प्राप्त होता है तो वो हमारा क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको अगली वीडियो का इसमें प्रोवाइड कर दूंगा इसका अलग से। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रसारण से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली प्रसारित की जाती है। तो कह रहा है कि 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र उपलब्ध है। तो अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य का मान यानी लैम्डा बराबर मान दिया है आपका कितना, 300 मीटर। ठीक है, और धारिता जो दी गई C बराबर वो कितना है, 2.4 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻6 फैरड। आपसे L का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये है। तो आप जानते हो कि एक सूत्र होता है कि जो आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश की चाल आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा का मान यहाँ से दिया ही है 3 × 10⁻2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा 2 और ये 3, तो यानी कि ये F बराबर ये आपका बचेगा 10�6 हर्ट्ज। ये आवृत्ति का मान निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या पूछा जा रहा है, L का मान पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, F बराबर 1/2 पाई, और यहाँ पर पूरे का कड़ी में 1/LC। ये इस सूत्र से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे CL का। तो इसका जब क्रॉस गुणा कराएंगे यानी कि कड़ी हटाने के लिए वर्क करेंगे, तो ये हमारा एक डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। L बराबर, इसका डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, तो इसका हो जाता है हमारा L बराबर 1/2 पाई F का स्क्वायर, और ये बच जाएगा कड़ी में, कड़ी नहीं स्क्वायर हो जाएगा तो हट जा रहा है ना, तो बचा केवल C। ठीक है, तो इसी मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे पाई का मान 3.14 रख दीजिए, और इसका F का मान यहाँ से निकला ही है तो 10�6 हर्ट्ज का स्क्वायर, और C का मान आप देख रहे हो यहाँ पर हमें कितना पता है, ये तो ये हो जाएगा C का मान यहाँ पे रख देंगे तो 2.4 × 10⁻⁻6। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो जब इसको हम हल कर देंगे, इसको आप हल करके चेक कर लीजिएगा। अगर मैं हल करने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी हो ही रही है, लेकिन आप हल करके चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.056 × 10⁻⁸। जो प्रेरकत्व होता है इसका मात्रक हेनरी होता है, तो यहाँ पर H लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और आपका जो क्वेश्चन है ये इस साइड कितने नंबर का था, यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देख रहे हो कि जो अगला जो प्रश्न कह रहा है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। ठीक है, किरचॉफ लिखा है लेकिन किरचॉफ का होता है। ठीक है, तो इसकी मैं वीडियो पहले से ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो इसका मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस डेरिवेशन जो करना है इसका आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर और इसकी संरचना के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हो ट्रांसफार्मर और इसकी संरचना के लिए मैं वीडियो पहले ही से इसका बना रखा हूँ। ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन, प्रकार और अंतर सब कुछ पढ़ा रखा है, तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा इसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ग वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, ग वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया है, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो इसकी भी मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ, इसका भी वीडियो
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। यानी कि प्रकाश की चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं सब के सब मैंने करा रखा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट खोलना है, वहाँ से चेक करना है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका दे दूंगा लिंक, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जाता तो वह उसकी कितनी चाल होगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो जो सूत्र होता है, यानी कि पहली बात तो विभवांतर देखिए V बराबर कितना दिया, 500 वोल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि इसके हमें क्या बतानी है, चाल बतानी है, इलेक्ट्रॉन जो त्वरित हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हो विभवांतर V बराबर W/Q होता है। ये देख रहे हो कि ऊर्जा के यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह काइनेटिक ऊर्जा के मान के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जो होती है U बराबर किसके बराबर होगी, यानी कि U बराबर E इंटू V के बराबर होगी। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि KE बराबर, या के भी लिख सकते हैं, तो 1/2 मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और उसका वेग EV², तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं EV बराबर 1/2 MEVE²। यहाँ से हम क्या करें, V का मान हमें यही वाला मान ज्ञात करना है, तो मान को निकाल लें, तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं VE² बराबर 2EV/ME। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा VE बराबर करड़ी में 2EV/ME। ME मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसी मान रख दीजिए, तो 2 और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और V का मान दिया ही है आपको कितना, 500 वोल्ट। ठीक है, अब बट्टे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.9 × 10⁻31 kg होता है। तो जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसका जो आंसर, जो फाइनली आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा VE बराबर 13.22 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ये आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था। ये आपका कितने नंबर में पूछा गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये बोर के परमाणु मॉडल का अभिग्रहित लिखकर समझाइए। ठीक है, तो इसको मैं अलग से वीडियो इसका जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं खंड य में। खंड य में इसमें लिखा गया है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो पढ़ा रखा है। मैंने कहा प्रकाश की चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है सबको मैंने करा रखा है, बस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी वीडियो अभी नहीं बनाया, लेकिन इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन जितने हैं उसको कर ले रहे हैं, बाकी जो वीडियो मैंने पहले से प्रोवाइड कर रखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेक करिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण A तथा अपवर्तनांक कितना cot A/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर n बराबर आपका दे रखा है cot A/2। ठीक है, तो इसमें आपसे न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा m का मान पूछा जा रहा है। तो सूत्र प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है sin A प्लस डेल्टा m/2 पूरे का बटा sin A/2 ये होता है। तो मान रखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं cot n का मान कितना है, cot A/2, और ये हो जाएगा sin A प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2, और ये हो जाएगा sin A/2। cot को हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर जो होता है वो cos थीटा बटे sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को तोड़ देंगे तो हो जाएगा cos A/2 sin A/2 बराबर ये हो जाएगा sin A प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2, और ये हो जाएगा sin A/2। ये इससे कट जाएगा क्योंकि बराबर में है।
ठीक है। तो ये जो cos ए बचा ना, इसको हम साइन के पद में लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, a/2 है। और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन a प्लस डेल्टा m पूरे 2। तो ये साइन साइन से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a/2। और यहाँ पर बचा कितना, इसको हम अलग अलग ले लें तो ये हो जाएगा a/2 प्लस डेल्टा m/2, क्योंकि दोनों के बट्टे में है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको पक्षांतर करके इधर लाइए तो ये हो जाएगा डेल्टा m/2 बराबर ये हो जाएगा 90 माइनस a/2 और यहाँ पर a/2 माइनस a/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा -2a, 2 से कट जाएगा। तो यानी केवल बचा कितना, 90 अंश माइनस a/2 बचेगा। इसका गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 180 अंश बट्टे a, यानी कि 180 अंश माइनस a पूरे का बट्टा 2। और यहाँ पर कितना लेमडा यानी डेल्टा m/2, ये 2 से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर कितना, डेल्टा m बराबर 180 अंश माइनस a। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, आपका कितने 5 नंबर का क्वेश्चन था। आसान था पर बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए, यानी कि इसका भी मैंने डेरिवेशन करा दिया है। अभी बहुत जल्द ही मैंने इसका डेरिवेशन 2-3 दिन हो रहा है, इसका डेरिवेशन कराया है। तो आप इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, 5 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय, ये भी मैंने डेरिवेशन करा रखा है, पढ़ा भी रखा है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।